भूल पाओगे। मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 10, वेलोसिटी है 10, तो मोमेंटम हो गया उसका 100। आपने इसे धक्का लगा दिया, ऐसा नहीं है धक्का ही लगाया, आप रोक भी सकते हो। आपने इसे फोर्स लगा दिया, अब फोर्स लगाने की वजह से, इसका मास हो गया 20 और वेलोसिटी रही 10, तो अब मोमेंटम कितना आ जाएगा? मोमेंटम कितना हो जाएगा? मोमेंटम कितना हो जाएगा? 200 पहली बात तो मास तो बढ़ता ही नहीं है। अगर ऐसे फोर्स लगाने से मास कम और ज्यादा हो रहा होता तो ये दुनिया भर की एक्सरसाइज लोग, थोड़ा सा मैं मोटा हो गया हूँ या फिर मुझे अपनी तरफ खींच, मैं पतला हो गया हूँ, ठीक है ना। तो जब आपने फोर्स लगाया तो आपका मास चेंज, ठीक है। अब मोमेंटम आपका कितना हो गया? 200। पहले मोमेंटम था 100, अब ये मोमेंटम में चेंज किसके वजह से आया? वेलोसिटी में चेंज की वजह से। और ये वेलोसिटी में चेंज किसके वजह से आया? इस फोर्स की। मोमेंटम में जितना चेंज हो रहा है, यानी कि जो 100 का चेंज आया है, ये 100 का चेंज किसके वजह में चेंज की समय कॉन्स्टेंटली चेंज होता जा रहा है। तो न्यूटन सेकंड लॉ की डेफिनेशन हो जाती है रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। मैं लिख देता हूं, न्यूटन सेकंड लॉ की डेफिनेशन है रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। और फॉर्मूला हो गया F इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी भी लिख सकते हो, या फिर आप dp बाई dt भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम होता है। एक्चुअल में ये है न्यूटन सेकंड लॉ, ये है न्यूटन सेकंड लॉ जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये जो 10 और 100 का एग्जांपल लेके, ठीक है ना। अब होता क्या है, अब मैं इसको F इक्वल टू dp बाई dt को लेके चलता हूं, और P का फॉर्मूला क्या होता है? mv। यहाँ D का मतलब चेंज है, और आपको मैंने अभी कहा मास तो चेंज होता ही नहीं है, चेंज क्या होती है? सिर्फ वेलोसिटी। तो इन्होंने मास को बाहर लिख दिया और वेलोसिटी को अंदर लिखा, क्योंकि चेंज क्या होता है? वेलोसिटी। और आपको पता होना चाहिए डेल वी बाई डेल टी होता है एक्सेलरेशन। आप कहोगे कैसे? क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी होता है। v माइनस यू क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को डेल वी लिख सकते हैं। अब आप कहोगे टी को डी टी नहीं लिख सकते सर, क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि मैं आपको पहले दिन ही बता दिया था कि टाइम तो हमेशा कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, टाइम तो हमेशा कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। तो आप चाहे टी कहो चाहे डी टी कहो, चाहे आप टी कहो चाहे आप डी टी कहो, उसका मतलब सेम ही होता है। तो यानी कि dv बाई dt की जगह एक्सेलरेशन लिखा जा सकता है। तो आपको F इक्वल टू एम ए, 10 में से 5 या 6 बच्चों को F इक्वल टू एम ए न्यूटन सेकंड लॉ पता होता है, लेकिन जो उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो dp बाई dt है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए। और किताब में सारे के सारे न्यूमेरिकल MA से सॉल्व करे हैं, लेकिन मैं आपको मैक्सिमम 99% न्यूमेरिकल इससे भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि पेपर में इससे क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है सभी को न्यूटन सेकंड लॉ? किसी को कोई डाउट है न्यूटन सेकंड लॉ में? ये सब वही दे रखा है। क्वेश्चन
कह रहा है मास है 5, टाइम है 2, वेलोसिटी ये रही, फोर्स पूछ रहा है। F इक्वल टू dp बाई dt। फिर मैंने कहा था मास तो चेंज होता नहीं है, तो dv बाई dt, ठीक है। m की जगह 5, dv मतलब चेंज इन वेलोसिटी, dv मतलब चेंज इन वेलोसिटी। और मैं आपको बता चुका हूँ चेंज का मतलब हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल, याद रखना। चेंज का मतलब हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। 7 में से 3 गया 4, dt चेंज इन टाइम, मैंने कहा टाइम हो चाहे चेंज इन टाइम हो सेम ही होता है, तो आंसर आ गया 10 न्यूटन। क्लियर है आप सब लोगों को? ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, बकवास क्वेश्चन है। F इक्वल टू एम ए, 5 दूनी 10, F इक्वल टू में 4 दूनी 8। वो कह रहा है कौन सा बड़ा है। अब इतने गिर गए क्या हम? एग्जाम्पल 9.3 आपने करना है, एग्जाम्पल 9.4 आपने करना है। 9 मैं करा देता हूँ, क्योंकि ये ग्राफ के कंसेप्ट को इस्तेमाल कर रहा है न्यूटन वाले चैप्टर में। कैसे देखो, कह रहा है फोर्स बताओ। आपको पता चल गया फोर्स का फॉर्मूला है dv बाई dt, ये पता है आपको। मैं दो तरीके से कराऊंगा, इससे भी और ग्राफ वाले कंसेप्ट से भी, और जबकि दोनों कंसेप्ट सेम ही है। मास कितना है 20 ग्राम, तो 20 बाई 1000। dv चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी 20 से कितना हो गया 0, क्योंकि ये 0 है, तो 0 माइनस 20। अब आपने देखा है सेंटीमीटर है, तो मीटर में करने के लिए बाय 100, और नीचे क्या है टाइम, टाइम कितना है 10। इसे सॉल्व करोगे माइनस का 0.0004 न्यूटन इज ओवर आंसर। अब मान लो मैं इसको ग्राफ के तरीके से करता हूं, तो आपको पता चल गया एफ का फॉर्मूला एम ए होता है, ए होता है स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप होता है पी बाई बी, परपेंडिकुलर कितना है 20 और बेस कितना है 10, 20/10 यानी कि 2। आपने देखा सेंटीमीटर में, ओ मीटर में कर दो बाय 100, ठीक है ना। चलो, तो एम कितना दिया है 20/1000, और ए कितना दिया है 2/100। अब आपको ये भी पता है नीचे की तरफ आता है तो उसे रिटार्डेशन कहते हैं, और रिटार्डेशन का साइन क्या होता है नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगा दिया। इसको भी सॉल्व करोगे ये आएगा। क्लियर है आप सभी को? आप अगर 9th के स्टूडेंट होते, 10th के स्टूडेंट होते, आप IIT जेईई फाउंडेशन का कोर्स ज्वाइन करते, बड़े इंस्टीट्यूट में जहाँ पे लाखों रुपए फीस देते। इस लेवल का जो एक्सप्लेनेशन और इस लेवल की जो क्लियरिटी है ना कंसेप्ट की, ये वही का तरीका है, ठीक है ना। और मैं इसलिए लेके चल रहा हूँ कि आप मानो मैं ये लेवल लेके चल रहा हूँ, और आप इसको अचीव करने के लिए कोशिश करोगे, तो हो सकता है आप आधे तक पहुंचो, लेकिन वो आधा भी आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। और अगर आप पूरा पहुंच गए तो फिर तो उससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। एग्जाम्पल 9.5 में डाउट है किसी को? क्वेश्चन नंबर 1 आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क है, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो मोमेंटम का बस फॉर्मूला पूछ रहा है, MV आंसर, और 10 मैंने आपको करा ही दिया, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 करो फटाफट सभी लोग, कौन बताता है आंसर? क्वेश्चन नंबर 7। पीआरटी में आया था। क्या कहा, मुझे समझ नहीं आया। सर मैं कह रही हूँ शायद से वही क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर केवीएस पीआरटी में आया था। और आपको मैं अभी प्रूफ दूं, मैंने ये वाला क्वेश्चन अपने चैनल में 4 से 5 बार करा रखा है।
सर ये इतना टफ है कि आज तक समझ नहीं आया। और मैं कह रहा हूँ आज के बाद आप ये कहोगी कि यार इतना आसान था और पहले किसी ने ऐसे क्यों नहीं समझाया। ठीक है, चलो देखते रहना। A4 है। A4 अभी देखते हैं, मेरे को एग्जैक्ट आंसर याद नहीं है, वैसे आपका आंसर गलत है। ठीक है, K फॉर 1000 होता है, 2000 2000 2000 2000। ठीक है, आप देखते रहना। और मैं कह रहा हूँ देखो, आपने पहचान लिया लास्ट, मतलब सबसे 2018 वाले पेपर में आया था, यानी कि एनसीईआरटी से ही आता है। और अब मैं समझाऊंगा और आपको हमेशा के लिए समझ आ जाएगा अगर आप थोड़ा भी सिंसियर हो तो। मानो ट्रेन आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है 40,000 न्यूटन का, ठीक है ना। अब वो कह रहा है इसको जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ वो 5000 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक चीज देखो, पूरी ट्रेन, मतलब ये ट्रेन का इंजन है और ये ट्रेन के वैगन डब्बे हैं, इन पूरे को मिला लो, मान लो ये ट्रेन है। ट्रेन आगे की तरफ फोर्स लगा रही है 40,000 न्यूटन, इसको पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है 5000 न्यूटन। तो इसको जो नेट फोर्स मिल रहा है वो तो 35,000 न्यूटन का मिल रहा है। ये क्लियर है आप सभी को, किसी डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, आगे। अब वो कह रहा है नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, नेट फोर्स कितना था ये बताना है। तो आपने पहला आंसर बता दिया 35,000 न्यूटन। ठीक है, अब दूसरी चीज, अब एक चीज याद रखना, आप सब में से कई डेढ़ शाण हैं, उसने याद कर लिया कि 40 में से 5 माइनस करना है। लेकिन अगर मैं इस 5 में लिख दूं ना, एंड द ट्रैक ऑफर अ, यहां पे माइनस करने वाला 10,000 न्यूटन हो जाएगा। समझ आ रहा है? माइनस करने वाला 10,000 25 है, तो 15 था। उसने नहीं कहा तो हम भी ईच वैगन वाले कंसेप्ट को हम तो ओके, सॉरी, वो क्लास इंटरनेट एकदम पता नहीं कहाँ चला गया था, कोई बात नहीं। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? यस सर। ओके, अब वो जिन्होंने ये क्वेश्चन मैंने पूरा एक्सप्लेन करा था, पूरा एक्सप्लेन हुआ था आप लोगों को? नो सर, बीच में आवाज कट रही थी आप। कोई बात नहीं, बहुत अटक के आ रहा था, समझ नहीं आया सर इसलिए। कोई बात नहीं, मैं दोबारा कराया तो देखो, मैं मेहनत करने से नहीं डरता। देखो सुनो, कहाँ गई ये रहा। आपके पास ट्रेन आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है 40,000 न्यूटन और पीछे की तरफ जो फ्रिक्शन लग रहा है वो है 5,000 न्यूटन। तो नेट फोर्स पूछ रहा है कितना होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो 40,000 में से 5,000 माइनस करोगे तो 35,000 न्यूटन नेट फोर्स हो गया। पहला पार्ट तो ये था। दूसरा पार्ट पूछा उसने एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। अब ट्रेन का मतलब क्या होता है मैं बता चुका हूं, इंजन प्लस वैगन, इंजन प्लस वैगन, है ना। तो फोर्स का फॉर्मूला एम ए होता है, तो ए का फॉर्मूला एफ बाय एम, फोर्स की जगह रखा जाएगा 35। अब आप ये मत देखना कि ट्रेन 40,000 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, ट्रेन चाहे कितने का फोर्स लगा रही है। आपकी इनकम है 1,00,000 रुपए, आपका खर्चा है 80,000 और मेरी इनकम है 10,000 रुपए और मेरा खर्चा है 2,000, तो आपके कंपैरेटिवली मैं ज्यादा अमीर हूं, क्योंकि मैं अपने एक्सपेंडिचर का अगर इनकम से रेशियो निकालूं तो बहुत ही कम है। ठीक है ना, चलो। तो और मास, अब यहाँ पे ट्रेन का है, ट्रेन का मतलब होता है इंजन प्लस वैगन, तो यानी कि नीचे रखा जाएगा 18,000, तो आंसर आ जाएगा 35/18। और कई किताब वाले या कई टीचर इसको 3.5 लिखा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। वो कैसे 3.5 लिखा रहे हैं, वो 35 को डिवाइड कर रहे हैं 10,000 से,
10,000 मतलब ये वैगन का वेट 2000 2000 2000 2000 2000, तो आंसर आ जाएगा 3.5 मीटर सेकेंड माइनस 2। लेकिन ट्रेन का मतलब वैगन प्लस इंजन दोनों होता है। जिन्होंने कहा था लास्ट ईयर आया है और मुझे नहीं समझ आया आज तक, अब समझ आया, दोबारा समझाऊं? नहीं सर, अब दोबारा बैक उस पेपर में वापस जाके और दोबारा सॉल्व करेंगे तब पता चल जाएगा सर। हाँ, अभी आएगा नहीं पेपर में कभी, ठीक है? 18,000 आपने कैसे लिए हैं? क्या क्या कहा सर नीचे 18,000 है ना, 35,000 डिवाइडेड बाय 18,000, हाँ तो मुझे हाँ 18,000 समझ नहीं आया। हाँ, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फोर्स अपॉन मास होता है, और उसने कहा एक्सेलरेशन निकालना है ट्रेन का, तो मुझे ट्रेन का मास चाहिए। तो ट्रेन का जो इंजन है वो है 8,000 किलोग्राम का, 8,000 किलोग्राम, और ट्रेन के 5 जो डब्बे हैं वो 2,000 किलोग्राम पर डब्बा है। तो ये डब्बों का मास हो गया 10,000 किलोग्राम, और ट्रेन के इंजन का मास हो गया 8,000 किलोग्राम। तो टोटल ट्रेन का मास कितना हो जाएगा? अभी भी नहीं समझ आया? नहीं नहीं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है सर, थैंक यू, इतना इजी था। ओके ओके, पता नहीं। अब इसको मैं कठिन बना दूं? नहीं सर, बड़ी मुश्किल से समझ आया है। चलो इसका देखो, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन ये आ सकता है। आपको इस लेवल तक थोड़ा बहुत आना चाहिए। 9th का इंजन है, ये वैगन 1, ये वैगन 2, ये वैगन 3, ये वैगन 4, ये वैगन नहीं वैगन 1 2 3 4 5, ठीक है ना? ओके, अब सुनना, वही सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है, ये 40,000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना? 5,000 न्यूटन का फ्रिक्शन मिल रहा है टोटल, ठीक है? 50 नहीं 5,000 न्यूटन का फ्रिक्शन मिल रहा है। क्या यार, 5,000 न्यूटन का फ्रिक्शन मिल रहा है, ठीक है ना? अब मैं कह रहा हूं फाइंड द फोर्स exerted by wagon 1 to wagon 2। देखो, इंजन किसे खींच रहा है? पहले वैगन को। और पहला वाला डब्बा किसे खींच रहा है? दूसरे डब्बे को। दूसरा डब्बा किसे खींच रहा है? तीसरे डब्बे को। तीसरा डब्बा किसे खींच रहा है? चौथे डब्बे को। चौथा डब्बा किसे खींच रहा है? पांचवें डब्बे को। ऐसा ही होता है ना? यस सर। अब आपको कह रहा है पहला वाला डब्बा दूसरे डब्बे में कितना फोर्स लगा रहा है, ये लगाओ, ये बताओ। उर्मी जी, आपको अभी भी नहीं दिख रहा क्या? नहीं नहीं दिख रहा है सर, बीच में ही उस चल समय रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम थी, अब क्या कर सकते हैं, इस पे तो हमारा कोई हक नहीं है, ठीक है ना? चलो, क्वेश्चन समझ आया सबसे पहले सभी को? चलो, कोई बता सकता है आंसर या मैं बताऊं? सर बता दीजिए। कोई बात नहीं, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा 9th के स्टैंडर्ड से अबव है, लेकिन मैं क्यों करा रहा हूं वो अभी आपको समझ आएगा, कि आपको एक नई चीज पता चलेगी। देखो, फोर्स का फॉर्मूला एम ए होता है, ये सबको तो पता है। अब ट्रेन का एक्सेलरेशन आया था 35/18, यानी कि ट्रेन इतने एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। अगर ट्रेन इतने एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, तो सारे के सारे वैगन इतने ही एक्सेलरेशन से मूव कर रहे होंगे या कम ज्यादा से मूव कर रहे होंगे? सेम से सर। सर सारे ही कर रहे होंगे। गुड। हाँ, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू तो आपको मिल गई। अब आपको ये मास रखना है बस। अब आप मुझे बताओ, मास को क्या रखूं, 2,000 या 4,000? सर यही तो हमें भी डाउट था, बाकी तो हमने भी निकाल लिया। चलो, मास को मैं रखूंगा पता है कितना, 8,000। और ये इतना बड़ा कंट्रोवर्सी है ना, कि कोई भी थर्ड पर्सन चैलेंज कर सकता है कि तुमने गलत रखा है, लेकिन मैं प्रूफ करूंगा कि मैंने सही करा है। मान लो आप चेन बना रहे हो, आप, रवि ने पकड़ा है त्रिशु को, मेरी लड़की, त्रिशु ने पकड़ा है देवांश को, देवांश ने पकड़ा है उर्फी जी को, ठीक है ना? अब जब रवि खींचेगा तो वो त्रिशु को ही नहीं खींचेगा, वो सभी को खींच रहा है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? समझ तो आ रहा है सर। आप एक चीज समझो ना, आप समझ लो, एक ईंट बांधी, दूसरी ईंट बांधी, तीसरी ईंट बांधी, चौथी ईंट बांधी, हर ईंट का वजन 1 किलोग्राम है। अगर आप खींच रहे हो
तो आप पहली ईंट को ही खींच रहे हो या सारी ईंट को खींच रहे हो? सर खींच तो सारी ईंट को रहे हैं, लेकिन यहाँ डब्बे तो 5 है ना सर। डब्बे 5 है, मैं कह रहा हूं पहले वाला दूसरे वाले पे कितना फोर्स लगा रहा है। तो पहले वाला तो हट गया, पहले वाले का तो मास लेंगे नहीं, क्योंकि हम ये लगा रहे हैं ये कितना फोर्स लगा रहा है। अब ये पहले वाला कितनों को खींच रहा है ये बताओ। तो 4 को खींच रहा है सर। इसलिए यहाँ पे 8000 आएगा। किसी को डाउट है बीबी? अगर इसी तरीके से पूछता कि चौथे वाला पांचवें वाले को कितना फोर्स लगा रहा है, तब सिर्फ 2000 आता। क्लियर है? यस सर। क्योंकि फोर्थ वाला जब फोर्स लगाएगा तो उसके पास बस यही है और कोई है ही नहीं फोर्स लगाने के लिए। आपके पास हो सकता है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये 9th का ही लेवल है, 11th का नहीं है। ट्रेन वाले केस में और किसी केस में नहीं। इसमें ये पूछ सकता है कि ये वाला वैगन इसको कितना फोर्स लगाना है। सिंपल है, फोर्स का फॉर्मूला एम ए रखना है। ए तो आप निकाल चुके हो। मानो कहेगा तीसरे वाला कितना फोर्स लगा रहा है, तो आप ये मान लो कि तीसरे से पहले कोई वो नहीं है वैगन। अब आप देखो तीसरे वाला कितने वैगन को खींच रहा है और उतने का मास रखो। ओके सर। न्यूटन थर्ड लॉ होता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप किसी को फोर्स देते हो तो वो भी आपको उल्टा फोर्स देगा। यही न्यूटन थर्ड लॉ है। अच्छा, मैं एक कहानी बता देता हूँ। मैं तो इस पे पर्सनली बिलीव करता हूँ, हो सकता है आप सब में से कोई पर्सनली बिलीव ना करे। मैं सच्चाई बताता हूँ। होता क्या है, जैसे वैसे मैं पर्सनली चाहता हूँ कि हर परिवार में एक जना डॉक्टर जरूर होना चाहिए, पता है, और एक जना वकील, एक जना पुलिस। वो कहानी है, डॉक्टर तो जरूर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो हमारी एक मौसी है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्स है सिर्फ, ठीक है, सैलरी बहुत अच्छी है, दिल्ली गवर्नमेंट में 1,25,000 रुपए तनख्वाह है, ठीक है, महीने की। उनके नर्स होने की वजह से ना आपको यकीन नहीं होगा, में इतना बेनिफिट मिलता है कि कभी कभी हम जब हॉस्पिटल जाते थे बचपन में दिखाने के लिए उनके हॉस्पिटल, तो मानो आप जैसे बैठे हुए हो, आपके मुंह में थर्मोमीटर डला हुआ है। एक ह्यूमरस वे में कह रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। तो मौसी हमें ले जाती थी पीड़ा लाइन के अंदर, और उसका थर्मोमीटर मुंह से निकाल के साफ करके हमें लगा देती थी कि डॉक्टर इसका देखो, फटाफट दवाई दो और घर भेजो। तो डॉक्टर होना इसलिए जरूरी है ताकि हम लोगों को हाल बीमारी में लाइन में न लगना पड़े, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं क्या कह रहा था, हाँ, न्यूटन थर्ड लॉ का समझ लो। न्यूटन थर्ड लॉ जो होता है एवरी एक्शन इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन, ये हर जगह होता है, चाहे आपको फील हो या फिर ना हो, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं ये कह रहा था कि हाँ, जैसे डॉक्टर का मैं क्यों लेके चला था, मैं भूल गया था। मान लो मैं थोड़ा सा डॉक्टर का जो देखो, एक दो तरह के डॉक्टर होते हैं। एक डॉक्टर वो होता है जिसके पास आप जाओगे ना, वो डायरेक्ट आपको दवाई नहीं देता, वो आपके पहले सारे मेडिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं, फिर कंक्लूजन पे पहुंच के दवाई देते हैं। और एक होते हैं जो अली बाबा होते हैं, आप जाओगे वो कोई ना कोई दवाई दे देते हैं, फिर आप अगले दिन आओगे तो आप बताओगे कि डॉक्टर ये तो आराम हुआ, ये नहीं हुआ, तो समझ जाते हैं कि ये वाली दवाई हटा के कोई और वाली दवाई दे दो। हिट एंड ट्रायल इसे कहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होता है मेडिकल लाइन में भी, ठीक है। जैसे कोरोना के समय हुआ था, स्टार्टिंग में किसी को पता ही नहीं था कि क्या करना है, वो हिट एंड ट्रायल से रिजल्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, और फिर एक ऐसा रिजल्ट मिल गया जो हर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था, तो उन्होंने एक नाम दे दिया, ठीक है ना, एक दवाई का नाम दे दिया। इसी तरीके से आपका न्यूटन थर्ड लॉ हर जगह अप्लाई होता है, जैसे कोई सा भी हो। जैसे बुलेट वाला केस हो, बुलेट और गन वाला, जब आपने बंदूक से गोली फायर की तो बंदूक को पीछे की तरफ झटका लगता है। बोट में से आप कूदे तो बोट पीछे की तरफ शिफ्ट होती है। न्यूटन थर्ड लॉ होता है, ये हर जगह एप्लीकेबल होता है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सुनने की कोशिश करना। अब ना ये सब लॉ ना ऐसा नहीं है कि इन्हें सपना आया कि न्यूटन थर्ड लॉ होता है और इन्होंने बना दिया। एक्चुअल में क्या होता है मैं बताने की कोशिश करता हूँ, और आप फील कर पाए तो आपको समझ आएगा कि यार ये कितना गहराई तक सोच सकता है। जैसे ये एग्जांपल ले लो, ये पत्थर वाला, ठीक है ना, मैंने क्या कहा था, पत्थर धागे से घूम रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको अपनी तरफ अंदर की तरफ खींच रहा है। तो आपने कहा सर सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ खींच रहा है तो खींच क्यों नहीं लेता, रोक कौन रहा है? आपने पढ़ा है अगर इस ऑब्जेक्ट को इस तरफ 3 न्यूटन का फोर्स लगेगा तो ये इस तरफ मूव कर जाएगा। मूव तो जब नहीं करेगा जब इधर भी 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। तो
ऐसे आंसर को एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स जब लग रहा है इनवर्ट डायरेक्शन में तो ये अंदर क्यों नहीं घुस जा रहा, फिर इसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए इन्होंने कह दिया कि भाई बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसका नाम होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसको किस सारे से दे दिया, न्यूटन थर्ड लॉ से, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ ने कहा था कि हर फोर्स का एक रिएक्शन होता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का रिएक्शन हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और कहानी में ये भी पेल दिया कि दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। हालांकि ये कहानी सच्चाई है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है कि साइंस जब किसी पॉइंट पे आके अटक जाती है ना और एक्सप्लेनेशन नहीं मिलते, फिर एक लॉ प्रपोज किया जाता है, कोई भी करता है, आप और मैं नहीं कर सकते, कोई ना कोई करता है, और वो लॉ उन थ्योरीज को सेटिस्फाई कर रहा होता है और उसी चीज को फॉर्मुलेशन या फिर स्टेटमेंट के रूप में रिलीज कर दिया जाता है। चलो छोड़ो, क्लियर है आपको? अब न्यूटन थर्ड लॉ तक आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी इसमें क्या बचा हुआ है, जो आपने बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बचा हुआ है, ठीक है ना, जो कि बहुत जरूरी है। इसी को हम कोलिजन थ्योरी भी कहते हैं, कोलिजन थ्योरी भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को कहते हैं। अच्छा, कोलिजन तो आप लोगों ने पढ़ा है ना? जनरल मीनिंग पढ़ाना। कोलिजन के दो टाइप होते हैं, एक होता है इलास्टिक कोलिजन, एक होता है इनइलास्टिक कोलिजन। आपको पता होना चाहिए कि इनइलास्टिक कोलिजन आपके कोर्स में नहीं है, सिर्फ इलास्टिक कोलिजन कोर्स में है। और मैं ओपन चैलेंज कह रहा हूं, आप में से 1% लोगों को ही पता होगा। बताओ किसको पता है इलास्टिक और इनइलास्टिक में से कौन सा आपके कोर्स में है? कोलिजन दो क्लास में आ रहा है, 9th में भी आ रहा है, 11th में भी आ रहा है, लेकिन कोलिजन 9th में जो आ रहा है वो इन इलास्टिक कोलिजन आ रहा है, और 11th में जो आ रहा है वो इलास्टिक कोलिजन आ रहा है। मैं हालांकि दोनों का डिफरेंस बताऊंगा, लेकिन फिर इसको नहीं कराएंगे, सिर्फ ये कराया जाएगा, क्योंकि आपके कोर्स में क्या है, इन इलास्टिक। चलो ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू सर।